Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next chapter of biology series जो कि है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने बायोलॉजी सीरीज में 3 यूनिट कवर कर ली हैं। जो हमारी पहली यूनिट है दैट इज़ अ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारी जो दूसरी यूनिट है दैट इज़ अ यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। और आज हमारी यूनिट 3 जो है दैट इज़ अ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है ये यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है और ये हमारी तीनों यूनिट्स कवर हो चुकी होंगी क्लास 11th की। आई हैव टू टेल यू वन थिंग मोर दैट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज जिसका नाम है बायोलॉजी टॉपिक सीरीज, in which I am going to complete some important topic of class 11th as well as class 12th. So if you have any doubt on any topic, please let me know so that I will make a video on that topic जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है हमें सिर्फ कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे ही डाउट होता है, तो अगर वो सिर्फ आप उसी टॉपिक की वीडियो देख लोगे तो वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैं बाकी सारे चैप्टर में बायोलॉजी सीरीज़ के चैप्टर्स भी करा रही हूँ ये भी कोई ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स नहीं है, इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है। सो इफ़ यू कैन मैसेज मी ऑन एन इंस्टाग्राम as well as you can message me or on telegram also, and even you can comment me on a YouTube also, so that मेरे को वो कमेंट दिख जाए and I will make a video on that topic। चलिए आज का हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं दैट इज़ अबाउट आर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या होता है। एज यू अवेयर हमें कहीं ना कहीं पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ तक कि लार्जेस्ट से लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है, उन सब की लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। व्हाट इज़ दैट सिंगल सेल? जाइगोट से सबकी लाइफ शुरू हुई है। यू मे बी वंडर दैट सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म अ सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो हमें पता है कि जो हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है दे आर अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल। सबसे ज़्यादा कोई भी सेल के लिए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है? उस सेल की ग्रोथ होना और उसका रिप्रोडक्शन होगा। जब कभी भी सेल ग्रोथ करती है या सेल का रिप्रोडक्शन होता है तो जो सेल्स हैं वो दो पे डिवाइड होती हैं। हर एक पेरेंटल सेल दो में डिवाइड होगी, इसके बाद वो जो डॉटर सेल्स हैं वो फिर ग्रो करेंगी, फिर वो डिवाइड होंगी। इस तरीके से न्यू सेल की पॉपुलेशन बनती रहती है। इन अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं जो ग्रोथ की साइकिल होती है या डिवीजन की जो साइकिल होती है वो सिंगल सेल को ये अलाउ करती है कि वो एक फॉर्म कर सके मिलियन ऑफ सेल्स। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं दैट इज़ अबाउट आर सेल साइकिल। ये जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है ये काफ़ी छोटा चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है मेरा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड लिखी हैं और काफ़ी अच्छे से भी समझ में आती हैं। तो चलिए यहाँ से आज का हम अपना टॉपिक जो है सेल साइकिल जो हमारा मेन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सेल साइकिल क्या होता है? अगर कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए सेल डिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब कभी भी सेल डिवीजन होती है तो वहाँ पर क्या होता है डीएनए की रेप्लिकेशन देखने को मिलती है और सेल की ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, these two are the processes which we have to be observed during the cell division। जब कभी भी सेल का डिवाइड होगा, जब से कभी भी, तो वहाँ पे हमेशा डीएनए रेप्लिकेट करेगा और सेल की ग्रोथ होगी। ठीक है, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होती है ये एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में है ताकि एक करेक्ट डिवीजन को इंश्योर कर सके और फॉर्मेशन हो सके प्रोजेनी सेल्स की जिनके पास इंटैक्ट जीनोम प्रेजेंट हो। मतलब जो हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, मतलब जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन और जो सेल ग्रोथ है ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है, या तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में है। किस लिए? ताकि ये इंश्योर कर सके कि कोई भी जो डिवीजन हो रही है वो एक करेक्ट डिवीजन हो रही है। जब हम फॉर्मेशन, इसमें जो फॉर्मेशन होगी ना सेल प्रोजेनी सेल्स की, तो उनके पास एक इंटैक्ट जीनोम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये जो सेल रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ है ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में
होती है। क्यों? ताकि ये इंश्योर कर सके कि एक करेक्ट डिवीजन हो जिसमें प्रोजेनी सेल्स के पास, हर प्रोजेनी सेल्स के पास उनका एक इंटैक्ट जीनोम प्रेजेंट हो। तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, the sequence of events by which cell duplicates its genome and synthesize the other constituents of a cell and eventually divides into a two daughter cell is termed as cell cycle। जब कभी भी sequence of events मतलब बहुत सारे events देखने को मिले इन द सीक्वेंस, सीरियल वाइज इवेंट्स चल रहे हैं जहाँ पे सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करे और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के प्रेजेंट हैं वो सारे सिंथेसाइज हों और इवेंचुअली थोड़ी देर में जो है डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। ऑल्दो जो हमारी सेल ग्रोथ होती है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सेल ग्रोथ जो होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइटोप्लाज्मिक है वो बढ़ता रहता है। अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज होता रहता है। जो हमारी डीएनए की सिंथेसिस होती है ये सिर्फ एक बार देखने को मिलती है पूरी सेल साइकिल में। जैसे पूरी सेल साइकिल हो रही है उसमें ऐसा नहीं है कि डीएनए की सिंथेसिस हमें 2 बार देखने को मिलेगी। जो डीएनए की सिंथेसिस होती है दैट्स अकर ओनली वन टाइम। ठीक है, एक बार ही सेल साइकिल में, पूरी सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में हमें डीएनए का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। ये जो हमारा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है दैट इज़ अ डीएनए, वो इसके बाद डॉटर न्यूक्लियाई में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जहाँ पे हमें बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। तो ये जो हमारा सेल डिवीजन होता है ये सारे इवेंट्स जो होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? दे आर इन अ कंट्रोल ऑफ जेनेटिक कंट्रोल। ये सारे किसके कंट्रोल में होते हैं? दैट दे आर अंडर अ कंट्रोल ऑफ जेनेटिक कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दैट इज़ आर फेजेज ऑफ सेल साइकिल। अगर हम सेल साइकिल के फेजेस की बात करें तो एक जो ह्यूमन सेल है, जो एक ह्यूमन सेल है वो कितनी बार डिवाइड करती है? एक बार डिवाइड करती है एवरी 24 आवर में। पूरे एक दिन में ह्यूमन सेल दैट इज़ अ यूक्रियोटिक सेल है वो एक बार डिवाइड करेगी। ठीक है, कितनी बार डिवाइड करेगी? दैट इज़ ओनली वन टाइम। तो ये जो ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल की ये हर सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसी हो, नहीं। सारे ऑर्गेनिज्म में जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो अलग अलग होती है बिकॉज सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका किसी का सेल टाइप अलग है, किसी की सेल ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो इस वजह से जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है वो सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। अगर हम ईस्ट की बात करें ह्यूमन सेल के कंपैरिजन में, जो ईस्ट है उसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज़ अबाउट 90 मिनट और हमें ह्यूमन सेल में कितनी देखने को मिलती है? दैट इज़ 24 आवर जिसमें सेल एक बार ही डिवाइड करती है। तो जो सेल साइकिल के 2 इंपॉर्टेंट फेज हैं दैट इज़ अ इंटरफेज और अ एम फेज। ठीक है, कौन से फेज हैं? दैट इज़ अ एम फेज एंड अ इंटरफेज। तो दिस इज़ अ एम फेज, सॉरी दिस इज़ अ, यहाँ तक इंटरफेज। जो हमारा इंटरफेज होता है इसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं या फिर इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो सेल है ना वो अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, और एम फेज में हमें एक्चुअल सेल डिवीजन देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये जो एम फेज होता है दैट इज़ अ फेज वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर, वेयर एज इंटरफेज जो होता है ये कौन सा फेज होता है? ये 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में प्रेजेंट होता है। जब 2 सक्सेसिव एम फेज होंगे तो उनके बीच का मतलब 2 सक्सेसिव का मतलब 2 लगातार एम फेज होंगे, उनके बीच का जो फेज होगा दैट इज अ इंटरफेज। तो जब हमें ये चीज़ पता है कि 24 आवर जो है वो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की, किसकी? ह्यूमन सेल की।
ह्यूमन सेल की जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की दैट इज़ 24 आवर, ठीक है। तो इसमें जो सेल डिवीज़न है, एक्चुअल सेल डिवीज़न है, वो कितनी देर का होगा? सिर्फ 1 घंटे का होगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है कि जो इंटरफेज है वो मोर देन 95% रहता है ड्यूरिंग अ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा फेज रहता है दैट इज़ अ इंटरफेज, दैट इज़ अबाउट 95%, और जो हमारा एम फेज होता है दैट इज़ अबाउट 5%, ठीक है। ये जो हमारा एम फेज होता है यहाँ पे ये कैसे स्टार्ट होता है? न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, जहाँ पे डॉटर क्रोमोसोम्स सेपरेट होने लगती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद ये कहाँ पे एंड होता है? दैट इज़ एंड इन अ साइटोप्लाज्म, दैट इज़ अ डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म। तो नाम से ही पता चल रहा है अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ साइटोकाइनेसिस। ये जो इंटरफेज होता है यहाँ पे इसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्योंकि इट इज़ द टाइम वेयर सेल प्रिपेयर इट्स फॉर डिवीजन। यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, और बाय अंडर गोइंग अ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन अ ऑर्डरली मैनर। तो इंटरफेज जो है वो 3 टाइप का होता है, दैट इज़ अ G1, S और G2 फेज। मतलब G1 स्टैंड्स फॉर अ gap 1, S stands for a synthesis phase and G2 stands for a gap 2 phase। क्लियर है यहाँ तक? इंटरफेज जो होता है कितनी देर के लिए होता है पूरी सेल साइकिल में? दैट इज अबाउट 95%। और एम फेज दैट इज अबाउट 5%। यहाँ पर क्या होता है? प्रिपरेशन होती है, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ डिवीजन होती है, जैसे शादी में देखा है। शादी में क्या होता है? अगर किसी के घर में कोई शादी है तो 2-3 महीने से शादी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो मेन शादी है वो होती तो एक ही दिन में है ना, या 4-5 घंटे में हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मैं ये कह रही हूँ कि प्रिपरेशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। 95% जो है सेल साइकिल की ड्यूरेशन वो सारा का सारा इंटरफेज में जाता है, वेयर एज जब सेल डिवीज़न एक्चुअली स्टार्ट होती है वो थोड़ी देर के लिए ही होती है और थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो हमारा जो G1 फेज होता है ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज होता है। G2 S फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हमारा जो G2 है इसमें क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। कोई डाउट यहाँ तक? इसी डायग्राम में जो गिवन है देखो, G1 बड़ा दिया हुआ है, देन S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, G1 फेज की तरफ चलते हैं। G1 फेज में क्या होता है? तो जो हमारा G1 फेज होता है दैट इज अ इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ अ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब ये जो G1 होता है हमारा, ये कितने का फेज होता है? दैट इज अ इंटरवल बिटवीन अ माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के जो बीच का फेज होता है उसको हम G1 फेज कहते हैं। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज अ S फेज। गॉट इट? ड्यूरिंग अ G1 फेज, तो G1 फेज में क्या देखने को मिलता है? जो सेल होती है वो हमारी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और बराबर तरीके से ग्रो करती रहती है, लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती है। वेयर एज अगर हम S और सिंथेसिस फेज की बात करें तो यहाँ पर हमें डीएनए की सिंथेसिस देखने को मिलती है और एक्चुअल रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे S फेज के दौरान जितना हमारा डीएनए होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल प्रेजेंट होता है वो डबल होता रहता है। अगर हमारा इनिशियल डीएनए 2C है तो वो बाद में हमारा 4C हो जाएगा, लेकिन इसमें क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आता है। अगर हमारे सेल का क्रोमोसोम 2N नंबर है
तो वो हमारा एस फेज के बाद भी 2n ही रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारा लिखा पड़ा है एस फेज के बारे में, और एस फेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज भी है। तो इसको हम एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं कि एस फेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, सो लेट अस नोट डाउन। तो जो हमारा एस फेज है, पहली बात है इसमें यहाँ पे हमें डीएनए की रेप्लिकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। लेकिन जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम ही रहेगा। तो जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम ही रहेगा, क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो हमारा ये जो क्रोमोसोम का नंबर है, क्रोमोसोम नंबर वो सेम रहेगा। दैट इज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। जैसे कि अगर पहले 2n है तो एस फेज के बाद कितना हो जाएगा, 4n। लेकिन अगर क्रोमोसोम हमारा 2c प्रेजेंट है, c स्टैंड्स फॉर क्रोमोसोम, मैंने ऐसे लिख दिया, तो एस फेज के बाद भी 2c ही रहेगा। ये चीज़ अच्छे से याद कर लो कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए में ही चेंज आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इन अ एनिमल सेल। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, हमारे सेल्स की बात करें, तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है। कहाँ पर, न्यूक्लियस में देखने को मिलती है। और जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट होने लगता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अगर हम G2 फेज की बात करें तो जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज्ड होने लगेंगे इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस होने लगेगी, मतलब प्रोटीन्स बनने लगेंगे। वाइल द सेल ग्रोथ, और जो सेल ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? दैट इज G1, G2 एंड एस फेज। ये जो हमारा G1 फेज है, देखो ये G1 फेज गिवन है, ये M फेज और S फेज के बीच में गिवन है, वही पहली डेफिनेशन लिखी हुई है। दैट इज अ G1 इज अ फेज इंटरवल बिटवीन द M फेज एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फेज। ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ होती है, एस फेज में होती है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए, एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। अगर हम G2 फेज की बात करें तो G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, किसके लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, माइटोसिस के लिए होती है, कि माइटोसिस का प्रोसेस हो सके। क्योंकि ये जो G2 के बाद क्या आएगा, M फेज ही आएगा ना, माइटोसिस आएगा। तो इसी वजह से यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है माइटोसिस फेज के लिए और बराबर सेल ग्रो करती रहती है। आगे हम फर्दर मूव करें तो ये जो माइटोसिस है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, पहला तो क्वेश्चन यही आता। तो माइटोसिस इज सीन इन सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलती है, सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है। बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं एडल्ट्स में, बहुत सारी सेल्स एडल्ट में ऐसी होती हैं जो डिवीजन एग्जिबिट ही नहीं करती, मतलब वो डिवीजन नहीं करती। ऐसी कौन कौन सी सेल्स होती हैं, दैट दे आर हार्ट सेल्स। उनको क्या बोलते हैं, दैट दे आर हार्ट सेल्स। ऐसी सेल्स एडल्ट एनिमल्स में जो डिवीजन नहीं करते, डू नॉट अपीयर फॉर डिवीजन, दैट इज आर हार्ट सेल्स। बहुत सी ऐसी सेल्स होती हैं जो सिर्फ ओकेजनली ही डिवाइड होती हैं, ऐसा नहीं है कि रोज रोज डिवाइड होने बैठ गई, सिर्फ ओकेजन्स पे ही या कोई ओकेजनली डिवाइड होंगी। और वो कौन कौन से ओकेजन होते हैं, होली दिवाली नहीं होते हैं, ओकेजन्स होते हैं कि जो हमारी सेल है जब उसे रिप्लेस करना हो दूसरी सेल्स को, जो लॉस्ट हो गई है, इंजरी हो गई है या सेल की डेथ हो गई है, इस कारण से अगर सेल रिप्लेस हो गई है, इस कारण से सेल अगर लॉस्ट हो गई है तो उस सेल को रिप्लेस करने के लिए बहुत सी ऐसी सेल्स होती हैं जो सिर्फ ओकेजनली ही डिवाइड होती हैं।
इसके अलावा बहुत सी सेल्स ऐसी होती हैं जो जीवन फेज में तो जाएंगी, ठीक है, लेकिन जीवन से आगे नहीं जाएंगी, एस फेज में नहीं जाएंगी, जीवन से में के बाद ही एग्जिट कर जाती हैं, मतलब उन्हें आगे जाना ही नहीं होता, जीवन के बाद वो डायरेक्ट एग्जिट कर जाती हैं। तो और वो एग्जिट करने के बाद कहाँ एंटर हो जाती है, इनएक्टिव स्टेज में, ठीक है। वो कौन सी इनएक्टिव स्टेज होती है, दैट इज अ जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल, और उस जी नॉट फेज को क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्वाइसेंट स्टेज, ठीक है। और इस क्वाइसेंट स्टेज में जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, क्योंकि जो जीवन में जो सेल्स होती हैं वो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, और जो हमारी जी नॉट में होंगी वहाँ पे भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, लेकिन नो लॉन्गर क्या होती हैं, प्रोलिफरेट नहीं होती हैं, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन एनिमल्स में हमें माइटोटिक डिवीजन, मतलब माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस, दीज ऑल और सेम वर्ड्स, प्लीज कंफ्यूज मत होना, माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन, दे आर अ सेम वर्ड्स। तो इन एनिमल्स में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन जो होती है वो हमें डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है। हाउएवर बहुत सारे ऐसे फ्यू एक्सेप्शन हैं जब हमें हैप्लॉयड सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिलती है। ज़्यादातर हमारी माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलेंगी जो कि कैसी होती हैं, डिप्लॉयड, और वेयर एज बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन हैं जहां हमें हैप्लॉयड सेल्स में भी देखने को मिलेगी माइटोसिस। फॉर एग्जांपल हनी बीज, मेल वाले हनी बीज, अगेंस्ट दिस प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं, हैप्लॉयड में भी शो करते हैं और डिप्लॉयड सेल्स में भी शो करते हैं, ठीक है। अब आगे हम एम फेज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता देती हूँ। जो हमारा माइटोसिस होता है, ये माइटोसिस जो होता है, अगर यहाँ पे सेल की प्लॉइडी 2n गिवन है, ठीक है, ये 2n क्या है, दैट इज़ अ प्लॉइडी। तो अगर इसने माइटोसिस कराई, क्या कराई, माइटोसिस कराई, तो ये माइटोसिस हुई, तो इसके बाद भी क्या प्लॉइडी रहेगी, 2n ही रहेगी। तो ये मैं बार बार प्लॉइडी क्या बोल रही हूँ, ये प्लॉइडी होता क्या है, प्लॉइडी होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इस n को क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उन सब का सेट, और सेट क्या होता है, दैट इज़ अ वन पेयर, क्लियर। अगर हमारा n, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा n, ये जो n है ये 23 गिवन है, तो हमारे टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे, दैट इज़ 2 इंटू 23 इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स में, क्लियर है, पता चल गया। माइटोसिस जो है वो अपनी प्लॉइडी चेंज नहीं करता है, माइटोसिस अपनी प्लॉइडी कभी भी चेंज नहीं करता है, इस चीज़ को याद कर लो, माइटोसिस की हमेशा प्लॉइडी सेम ही रहेगी, ठीक है। माइटोसिस का क्रोमोसोम जो हमें देखने को मिलते हैं वो सेम ही रहेंगे। सो जो एम फेज होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ अ सेल साइकिल, काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक पीरियड होता है, दैट इज़ अ एम फेज, जिसमें बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल की। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोजेनी में भी प्रेजेंट होंगे, सेम नंबर, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस में अगर पेरेंट में, दैट इज़ अ 2n, दिस इज़ अ पेरेंट, इस पेरेंट में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, माइटोसिस हुई फिर से 2n ही रहे, दैट इज़ इन अ प्रोजेनी, बच्चे में भी 2n ही रहे, तो इसी माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशनल, मतलब इक्वल रहती हैं, डिवीजन के बाद भी इक्वल रहते हैं, तो उसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक, आगे फर्दर मूव करें। तो जो हमारा माइटोसिस होता है ये इसके बाद 4 स्टेज में डिवाइड होता है, माइटोसिस हैज़ बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज,
जिसमें हमें न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलती है। जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है दैट इज अ कैरियोकाइनेसिस। तो जो हमारा सेल डिवीजन होता है इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने की वजह से वेरी क्लियर कट लाइंस हम ड्रॉन नहीं कर सकते अलग अलग फेजेस स्टेजेस में। मतलब जो अलग अलग स्टेज हो रहे होते हैं ना, तो ये इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है कि हम बाकायदा ये नहीं बता सकते कि यहाँ से ये स्टेज स्टार्ट हो गई, यहाँ से ये स्टेज स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस मतलब हमारी फिर कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस तो कैरियोकाइनेसिस के बाद होगी। तो हमारी कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हुई, दैट इज़ अ न्यूक्लियर का डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। तो न्यूक्लियर का डिवीजन इन 4 स्टेज में होगा। कैरियोकाइनेसिस इंक्लूडेड्स द 4 स्टेज। पहली होती है प्रोफेज, सेकेंड इज़ अ मेटाफेज, थर्ड वन इज़ अ एनाफेज एंड फोर्थ वन इज़ अ टीलोफेज। ये जो प्रोफेज होती है हमारी, that this is a first stage। ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ पे प्रोफेज के बारे में पढ़े। प्रोफेज विच इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। पहली लाइन लिखी हुई है कि ये कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज होती है। फॉलोज द एस एंड G2 फेज। एस फेज के बाद G2 फेज आता है। इंटरफेज का एस फेज मतलब पहले इंटरफेज का एस फेज आया होगा। एस फेज क्या, पहले तो G1 फेज आया होगा ना, G1 फेज आया होगा, फिर उसी इंटरफेज का एस फेज आया होगा। एस फेज आने के बाद G2 फेज आया होगा, और उस G2 फेज के बाद क्या आया है, दैट इज़ अ प्रोफेज, जो कि कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज है। इन द एस एंड G2 फेज जो न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हुए हैं आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरविंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस और G2 फेज में न्यू DNA फॉर्म्ड हुआ है आर नॉट डिस्टिंक्ट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज में हमें क्या देखने को मिलता है, कंडेंसेशन होने लगता है क्रोमोसोम के मटेरियल्स का। जितना भी क्रोमोसोम के मटेरियल्स हैं वो सारे क्या होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जो एस फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट हम आगे बढ़े। और इसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो बिकेम्स अनटेंगल्ड रहता है। ठीक है, अनटेंगल्ड रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जब तक क्रोमैटिन का कंडेंसेशन रहता है तो जितना भी क्रोमोसोम का मटेरियल है वो सारा क्या रहता है, अनटेंगल्ड रहता है। इसके बाद ये जो यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है विच हैड टू अंडरगोन अ डुप्लीकेशन। यहाँ पे जो हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जिसको डुप्लीकेशन के अंडर जाना होता है ड्यूरिंग अ एस फेज ऑफ इंटरफेज। ठीक है, नाउ बिगिंस टू मूव टुवार्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो वो सेल के अपोजिट पोल में जाने लगेगा। कौन सेल के अपोजिट जाएगा, दैट इज अ सेंट्रोसोम। ठीक है, तो जो सेंट्रोसोम है वो कहाँ जाने लगेगा, दैट टुवार्ड्स द अपोजिट पोल। तो द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग इवेंट्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हमें कुछ कुछ ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? तो लेट अस मार्क सम पॉइंट्स, इनको हम मार्क कर लेते हैं। पहली बात, प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है ये कैसे मार्क्ड होगा, जब इनिशिएशन होगी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल की। क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कैसा होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा। ये जो क्रोमोसोम का मटेरियल होता है ये बिकेम अनटेंगल होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जब कभी भी क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होगी तो ये जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो अनटेंगल्ड हो जाएगा, मतलब अपने आप को सुलझाने लगेगा। ठीक है, और जो सेंट्रोमेयर है ये कहाँ चला जाएगा, दैट इज मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ अ सेल। यहाँ सेंट्रोसोम की बात हो रही है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ सेंट्रोसोम की बात हो रही है।
ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा क्रोमोसोम का मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है और एक कॉम्पैक्ट बना लेगा माइटोटिक क्रोमोसोम्स का। ये सारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच टू टुगेदर एट अ सेंट्रोमेयर। तो जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक दिस इज आवर क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अभी जस्ट अ सेकेंड बस बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, ये जो मैंने ऑरेंज ऑरेंज कलर के बनाए इनको क्या बोलेंगे, दीज आर क्रोमैटिड्स। क्या है ये, दो क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। ये 2 क्रोमैटिड्स किससे अटैच हो रखे हैं, दैट इज अ सेंट्रोमियर। किससे अटैच हो रखे हैं, सेंट्रोमियर से। और ये जो सेंट्रोमियर होती है किसकी साइट होती है, दैट इज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की साइट होती है। इसके अलावा ये जो 2 मैंने बना रखे हैं दैट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। इतना होता है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ क्रोमोसोम। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने अच्छे से बता दिया है कि जो एक क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में किससे अटैच्ड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ, एक 2 क्रोमैटिड्स के साथ क्या प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रोमियर होता है। ये जो सेंट्रोमियर होता है दैट इज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की साइट होती है। ये हमने द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लास्ट में पढ़ा है, साइट ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद यहीं पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। तो हमारे पास कितने काइनेटोकोर होते हैं, दैट इज़ अ 2 काइनेटोकोर्स। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि जो हमारा क्रोमोसोम के मटेरियल कंडेंस होते हैं और एक कॉम्पैक्ट का फॉर्म बना लेते हैं। क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, दैट दे आर अ कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड्स दिखते हैं जो एक सिंगल सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है जो कि डुप्लीकेशन के अंडर गया है ड्यूरिंग अ इंटरफेस के टाइम पे सेंट्रोसोम जो है डुप्लीकेशन में जाएगा, कहाँ पे, एस फेज में। तो वो क्या करने लगेगा, अपने आप को अपोजिट पोल्स की तरफ भगाएगा। जो ई सेंट्रोसोम है वो रेडिएट आउट हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो हर सेंट्रोमेयर से कुछ रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एस्टर्स बोलेंगे। और ये जो एस्टर्स होते हैं, 2 एस्टर्स आपस में स्पिंडल फाइबर के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, माइटोटिक एपरेटस बना लेंगे। क्लियर है, माइटोटिक एपरेटस में हमें क्या मिलेगा, हमें माइटोटिक एपरेटस में मिलेगा दैट इज अ माइटोटिक एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, दैट इज अ माइटोटिक एपरेटस। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल्स जो होती हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज के एंड पे जो सेल्स होंगी, जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिखेगा, ईआर भी नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं दिखेगा और न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अर्ली प्रोफेज। इसके बाद जो ये नीचे डायग्राम दे रखा है दैट इज अ डायग्राम ऑफ लेट प्रोफेज। क्लियर है यहाँ तक, चले मेटाफेज की तरफ। तो मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप।
जब पूरी तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि सेकंड फेज शुरू हो गया है माइटोसिस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम है आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहाँ पे क्रोमोजोम अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे क्रोमोजोम की जो कंडेंसेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और हमें अच्छे से क्रोमोजोम दिखने लगेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस इज अ स्टेज, ये वो स्टेज होती है दैट इज़ अ मेटाफेज। मेटाफेज ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हम क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेटाफेज में क्रोमोजोम में हमें क्या देखने को मिलता है, मेटाफेज के क्रोमोजोम में हमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर की हेल्प से अटैच होते हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमेयर के सरफेस पे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम काइनेटोकोर बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जो काइनेटोकोर होते हैं, वो किसके काम आते हैं, अटैचमेंट में काम आते हैं। किसकी अटैचमेंट में, स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट में काम आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। टू द क्रोमोजोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ये सारे क्रोमोजोम्स कहाँ चले जाते हैं, सेल के सेंटर पे चले जाते हैं। तो मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाय ऑल द क्रोमोजोम कमिंग लाइट टू द इक्वेटर। सारे क्रोमोजोम जब इक्वेटर की लाइन पे आ जाते हैं विद वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and the sister chromatid is connected by a kinetochore to a spindle from opposite pole। मतलब क्या बोला यहाँ पे, जो हमारा एक क्रोमैटिड है, ठीक है, एक क्रोमैटिड है हर क्रोमोजोम का, वो किससे कनेक्ट है, काइनेटोकोर से कनेक्ट है। और वो काइनेटोकोर किससे कनेक्ट है, दैट इज अ स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एक पोल पे। जो हमारा दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है वो किससे कनेक्ट है, वो भी काइनेटोकोर से कनेक्ट है। और किससे कनेक्टेड, दैट इज कनेक्टेड बाय अ स्पिंडल फाइबर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इन अ अपोजिट पोल। तो द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम, ये जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट देखने को मिलती है क्रोमोजोम की मेटाफेज में, इसे हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है कि जो हमारा स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है क्रोमोजोम के, और यहाँ पे क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटर पे चले जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू द बोथ पोल्स। ठीक है, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, जिसमें ये एक हमारा जो क्रोमैटिड है वो अटैच हो रखा है। एक क्रोमैटिड से एक पोल पे चलेगा, ये दूसरे क्रोमैटिड से दूसरे पोल पे। ये ट्रांजिशन मेटाफेज की तरफ जा रहे हैं और यहाँ ये मेटाफेज हो गई है। दिस इज़ अ मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अगर हम यहाँ पे मेटाफेज की बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो अगर हम मेटाफेज की बात करें तो यहाँ हमें एक क्रोमोजोम देखने को मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट आई वॉन्ट टू सी दैट कि जो मैं लिख रही हूँ वो आप लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये जो क्रोमोजोम होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं दैट इज़ ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, टुगेदर होते हैं विद द हेल्प ऑफ वन सेंट्रोमेयर। ठीक है, इसी वन सेंट्रोमेयर पे दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर। और ये जो काइनेटोकोर हैं ये किसकी अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड्स द अटैचमेंट फॉर स्पिंडल फाइबर। अटैचमेंट ऑफ, ये कितने काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, दो ना, दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं तो दो ही काइनेटोकोर हुए। प्रोवाइड द अटैचमेंट ऑफ
स्पिंडल फाइबर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं? आगे मूव ऑन करें। दैट इज टुवार्ड्स आर एनाफेज। तो प्रोफेज में पता चल गया, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये सब का सब गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मेटाफेज वाले में हमें मेटाफेज प्लेट देखने को मिलती है, जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं विद द बोथ पोल्स के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं एनाफेज की तरफ। तो ये जो हमारा एनाफेज होता है, इट एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट अ मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। तो ये जो जैसे हमारा एनाफेज शुरू होता है ना, तो ये जो फेज पे, ये जो मेटाफेज की प्लेट है, इस पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो एक साथ क्या होने लगते हैं, स्प्लिट, टूटने लगते हैं। और जो हमारी डॉटर क्रोमाटिड्स होती हैं, अब उनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे हैं, और या फिर उनके जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो माइग्रेट करने लगते हैं, कहाँ पे, टुवार्ड्स द अपोजिट पोल। मतलब ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। ये जो मेटाफेजिक प्लेट है ये टूट जाती है, दीज मेटाफेजिक प्लेट ये जो है टूट जाती है, और दीज क्रोमाटिड्स आर मूव टुवार्ड्स द पोल। तो ईच क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर प्लेट से दूर चला जाता है, और जो सेंट्रोमेयर होते हैं ईच क्रोमोसोम के, वो रिमेन डायरेक्टेड टुवार्ड्स द पोल। तो जो सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ जाने लगते हैं, टुवार्ड्स द पोल। हैंस एट द लीडिंग ऑफ द एज, जो एज होती है विद द आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, तो एज पे जाके वो कनेक्ट हो जाते हैं, जिनमें से जो ट्रेलिंग है वो पीछे बिहाइंड की तरफ रहती है। और एनाफेज में हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके की कंडीशन। ये जो हमारे क्रोमाटिड्स हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट से हट गए और अपनी अपनी तरफ जाने लगे अपोजिट पोल्स में। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, क्रोमाटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो क्रोमाटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं। अगर हम टीलोफेज की बात करें तो एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जब ये कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज है, तो जब इस फाइनल स्टेज की शुरुआत होती है तो जो क्रोमोसोम दे हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं, जहां पे वो डीकंडेंस हो जाते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, लूज देयर इंडिविजुअलिटी। तो जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है कैन नो लॉन्गर बी सीन, तो जो एक अलग इंडिविजुअल क्रोमोसोम है वो हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलते, बल्कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन का मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि कलेक्ट हो जाता है अपने अपने पोल्स पे। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम जो है वो उनका जो क्लस्टर है वो अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे देखने को मिलेंगे। उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट्स, मतलब जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसी फेज़ पे हमारी न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डेवलप होगी, और न्यूक्लियर एनवेलप क्या होने लगेगी, क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड डेवलप होने लगेगी। हर पोल पे अपनी एक न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होने लगेगी द क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड, जो कि क्या फॉर्म करेगी, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, और यहीं पे हमें न्यूक्लियस, गोल्जी और ईआर रिफॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो तुमने ये चीज़ देखी कि जो न्यूक्लियस, गोल्जी और ईआर डिसअपियर हो गए थे वो यहाँ पे दोबारा फॉर्म होने लगे। तो इस टीलोफेज को हम कह सकते हैं दैट इज़ अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। वहाँ न्यूक्लियर एनवेलप भी खो गया था, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप भी आ गया। क्रोमोसोम की ये जो क्रोमोसोम का क्लस्टर है इसके अराउंड बनने लगता है, जो कि फॉर्म कर देता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई को। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा प्रोफेज, जहाँ पे हमने पढ़ा कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिक मटेरियल का, जो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है इंटरफेज में, जो डुप्लीकेट होता है वो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स पे चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने वहाँ पे पढ़ा कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा ईआर दैट इज़ अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, मेटाफेज में हमें देखने को मिलता है, मेटाफेज एक ऐसा फेज है जहाँ पे हम क्रोमोसोम की सबसे अच्छी स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगी,
और उनके बीच में एक हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट इज़ अ सेंट्रोमियर। वो जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उसी के पास 2 डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम काइनेटोकोर कहेंगे, जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पिंडल फाइबर की। तो यहाँ पे एक मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है। तो जो हमारी मेटाफेजिक प्लेट बन गई है वहाँ पर वो, और इसके बाद हमने पढ़ा एनाफेज। तो ये जो मेटाफेज वाली जो प्लेट बन जाती है दैट इज़ ये मेटाफेज की प्लेट बन गई है। तो ये जो क्रोमैटिड्स हैं वो अपनी अपनी साइड पे वहाँ से सेपरेट होने लगते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमैटिड सेपरेट होने लगते हैं, और ये जो क्रोमैटिड्स हैं अपोजिट अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। इसके बाद हमने टीलोफेज पे देखा, ये जो क्रोमैटिड्स हैं जो अपने अपने पोल्स पे चले गए हैं, तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम का क्लस्टर बन जाता है और यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट ही हो जाती है। तो फिर इसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होने लगती है जो कि क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी इनटू अ 2 डॉटर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे हमें न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर दोबारा से दिखने लगेगा। ठीक है, रिफॉर्म हो जाएगा। अब हमारा सारा कैरियोकाइनेसिस दैट इज़ पूरी न्यूक्लियर डिवीजन हो गई। इस कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, दैट इज़ अ साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या होती है, दैट इज माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब माइटोसिस का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो डुप्लीकेट क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करे डॉटर न्यूक्लियाई में, मतलब कैरियोकाइनेसिस कराए, बट द सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू अ 2 डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। जबकि सेल जो है वो खुद डिवाइड हो जाती है 2 डॉटर सेल्स में जब सेपरेशन कर देती है खुद के अपने साइटोप्लाज्म का, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जो कि कब देखने को मिलता है, एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर पूरे एंड में साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है। तो माइटोसिस सिर्फ डुप्लीकेट क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन ही नहीं कराती, इसके अलावा खुद अपनी सेल को भी डिवाइड कर देती है 2 डॉटर सेल्स में बाय सेपरेटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हमें एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है, इन एन एनिमल सेल्स दिस इज अचीव्ड। एनिमल सेल्स में क्या देखने को मिलता है, अपीयरेंस ऑफ फेरो देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्या देखने को मिलेगा एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स में हमें देखने को मिलेगा अपीयरेंस ऑफ फोरो। कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये जो फेरो होता है ये ग्रेजुअली डीपन्स, बहुत ज़्यादा डीपन होता रहेगा और अल्टीमेटली ज्वाइन द सेंटर, जो कि बाद में जाके क्या ज्वाइन कर लेगा, सेंटर ज्वाइन कर लेगा और डिवाइड कर देगा सेल के साइटोप्लाज्म को इनटू 2 में। ठीक है, इसके बाद जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, however are not enclosed relatively by a cell wall। सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, तो therefore they undergo a cytokinesis by a different mechanism। तो यहाँ पे हमें दूसरा मैकेनिज्म देखने को मिलता है। इन अ प्लांट सेल में हमें वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि सेंटर से स्टार्ट होगी, सेल के सेंटर से स्टार्ट होगी और ग्रो आउटवर्ड, बाहर की तरफ ग्रो करती रहेगी जब तक वो बाहर के एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स को जाके मिल नहीं लेती। ठीक है, सो सेंट्रोजोम प्लांट में क्या देखने को मिलता है, हमें सेल वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलती है बाहर की तरफ जो ग्रो करती है सेंटर से। और हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है दैट इज़ अ फेरो देखने को मिलता है, जिसमें वो फेरो क्या होता है, वो ग्रेजुअली डीपन होता लगता है, मतलब गहरा होता रहता है और एक पॉइंट पे जाके सेंटर को छू देता है जहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल बिगेन हुई है विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, इसे हम सेल प्लेट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे हम सेल प्लेट कहते हैं, जिसका काम होता है मिडल लैमिना को रिप्रेजेंट करना बिटवीन द वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल। 2 एडजेसेंट सेल के बीच की सेल को हम मिडल लैमिना कहते हैं। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होगी तो जो हमारे ऑर्गेनेली होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स में। इसके बाद इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय अ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में
हमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस देखने को नहीं मिलती, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस। तो उस कंडीशन में क्या आ जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंटियम। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंटेनियम। दैट इज अ, वो कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज अ कंडीशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट। लिक्विड एंडोस्पर्म इन अ कोकोनट, कहाँ देखने को मिलती है, कोकोनट में देखने को मिलती है, दैट इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म। क्लियर है यहाँ तक, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे माइटोसिस का। तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। पहली बात है, माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। तो इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल, ये ज़्यादातर डिप्लॉयड सेल्स के लिए होती है, लेकिन हैप्लॉयड सेल्स में भी देखने को मिलती है। बहुत सारे लोअर प्लांट्स ऐसे होते हैं या सम ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं, वो भी डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, मैंने बता दिया। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन इन द लाइफ ऑन ऑर्गेनिज्म। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके जो सिग्निफिकेंस है उसको समझ सकें। तो माइटोसिस का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना डिप्लॉयड डॉटर सेल्स की, ठीक है, आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो जो ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो हमें किसकी वजह से देखने को मिलती है, इज ड्यू टू माइटोसिस, ठीक है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन अ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ का इसमें हमें माइटोसिस का और क्या देखने को मिलता है, जो सेल ग्रोथ होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है द रेशियो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को बराबर में। देयरफॉर इट इज बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू एंड रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है सेल के लिए कि वो डिवाइड करे और अपने न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करे। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइटोसिस का है, दैट इज़ अ सेल रिपेयर। जो सेल्स होती हैं अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट। तो जो सेल्स होती हैं कहाँ की, अपर लेयर में देखने को मिलती है एपिडर्मिस की, या जो लाइनिंग के गट की सेल्स होती हैं, या जो ब्लड सेल्स होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होती रहती हैं। ये जो हमें माइटोटिक डिवीजन है, ये हमें मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी देखने को मिलता है, लाइका एपिकल में भी देखने को मिलता है, लेटरल कैम्बियम में भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलती है प्लांट में थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सारे माइटोसिस की सिग्निफिकेंस का पता चल गया कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिविजनल है। इसके बाद ये प्रोडक्शन करती है डिप्लॉयड डॉटर सेल्स का। तो और एक हमें ये क्यों करना पड़ता है, ताकि हम रिस्टोर कर सकें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का, और हमारा जो मल्टी सेलुलर की ग्रोथ है वो भी हमारी माइटोसिस से होती है। इसके बाद जो अपर लेयर की सेल्स होती है एपिडर्मस की, गट की लाइनिंग की सेल्स होती है और ब्लड सेल्स होती हैं, ये कॉन्स्टेंटली रिमूव होती रहती हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, ठीक है। इसके अलावा माइटोसिस की जो डिवीजन है वो हमें मेरिस्मेटिक टिश्यू और एपिकल लेटरल कैम्बियम में भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो प्लांट है वो बराबर से ग्रोथ करता रहता है पूरी अपनी लाइफ तक, थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज आर मियोसिस, और मियोसिस भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही सा है। तो यहाँ से हम आगे मूव करते हैं, दैट इज टुवार्ड्स आर मियोसिस। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, दैट इज दिस इज अ 2n, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा n में और यहाँ n में, फिर ये n 2 में डिवाइड होगा, दैट इज अ n एंड दिस इज ऑल्सो अ n, ये n भी 2 में डिवाइड होगा, दैट इज अ n एंड दिस इज अ n, ठीक है। दिस इज अ, ये जो है दैट इज अ मियोसिस 1 एंड दिस इज अ मियोसिस 2, क्लियर है। तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ प्लॉइडी बदल गई, ठीक है, हाँ प्लॉइडी चेंज हो चुकी है ना। तो ये जो प्लॉइडी चेंज हो गई है, तो यहाँ पता चल जाता है कि हमारा जो मियोसिस होता है वो कैसा होता है। पहली बात है, ये जो मियोसिस है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा,
मियोसिस हमें जर्म सेल्स में देखने को मिलेगा, दैट इज सीन इन जर्म सेल्स। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? जर्म सेल्स में देखने को मिलेगा। यहां से हम आगे फर्दर मूव करते हैं। मियोसिस जो होता है दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्शन होती है ऑफस्प्रिंग की, उसको हम, जिसमें हम फ्यूजन देखते हैं दो मेल गैमीट्स का, ईच विद द कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमीट्स आर जो फॉर्म्ड हो जाते हैं फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। तो ये जो स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स डिवीजन देखने को मिलती है, जो अपना क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस कर देती है हाफ में और रिजल्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, ये 2n से n पे चला गया, दैट इज डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। तो इस काइंड ऑफ डिवीजन को हम क्या कहेंगे? मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। तो इस मियोसिस में क्या होता है? प्रोडक्शन होती है हैप्लॉइड फेज की। ठीक है, ऑफ अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं हैप्लॉइड फेज की, जिसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो स्टोर करता है, रीस्टोर करता है डिप्लॉयड फेज को। किसको स्टोर करता है? रीस्टोर करेगा, दैट इज अ डिप्लॉयड फेज को रीस्टोर करेगा। वी कम अक्रॉस अ मियोसिस ड्यूरिंग अ गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, तो मियोसिस हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? ड्यूरिंग अ गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। तो इसकी वजह से हमें कैसी फॉर्मेशन देखने को मिलती है? हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर, meiosis involves the two sequential cycles of a nuclear and cell division, जिसे हम meiosis 1 और meiosis 2 कहते हैं, but only a single cell cycle of a DNA replication। तो meiosis में हमें क्या देखने को मिलता है? दो साइकिल देखने को मिलती है, न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, जिसे हम meiosis 1 और meiosis 2 कहते हैं। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सिर्फ एक ही बार होता है। इस बार को याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एक ही बार होता है। अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो इट इज इनिशिएटेड आफ्टर अ पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस अ आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड इन द एस फेज। तो जो मियोसिस 1 होता है ये कब इनिशिएट होता है? आफ्टर अ पेरेंटल क्रोमोसोम के बाद इनिशिएट होता है, जो रेप्लिकेट करता है टू प्रोड्यूसेस अ आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज। मियोसिस का काम क्या होता है? ये पेयरिंग करेगा किसकी? होमोलोगस क्रोमोसोम की, और रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा बिटवीन अ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मियोसिस का काम होता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग कराता है और रिकॉम्बिनेशन दिखाता है बिटवीन अ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलती है मियोसिस 2 के एंड में। ठीक है, तो ये जो मियोटिक डिवीजन होते हैं ये कैसे होते हैं? दैट इज लाइक दिस: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 1। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज मियोसिस 1 में चलते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस। प्रोफेज 1 की बात करें तो प्रोफेज 1 इज अ लॉन्गेस्ट फेज, बहुत बड़ा फेज होता है भाई ये, लेकिन सबसे इजी होता है। ठीक है, बढ़ते आगे। प्रोफेज इज अ फर्स्ट meiotic division is typically a longer, more complex as compared to the prophase of mitosis। अगर हम माइटोसिस के प्रोफेज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा, ये जो प्रोफेज 1 होता है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू जो प्रोफेज हम पढ़ चुके हैं माइटोसिस का। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5, ये बाद में 5 में डिवाइड और ही हो गया है, दैट इज अ लिपोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। किसमें 5 में डिवाइड हुआ है? दैट इज अ लिप्टोटीन, लैप्टोटीन, दिस इज अ फर्स्ट फेज। ठीक है, लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा, अगर एक दो पॉइंट होंगे ताकि इजीली हो जाए हमारा।
ये जो लैप्टोटीन होता है इसमें क्रोमोसोम जो होता है वो ग्रेजुअली विजिबल होते हैं अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर भी हमें क्रोमोसोम्स दिख रखे होते हैं। ये जो क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है वो कंटिन्यू होता रहता है थ्रू आउट द लैप्टोटीन। दिस इज फॉलोड बाय अ सेकेंड फेज ऑफ प्रोफेज जिसे हम जाइगोटीन कहते हैं। ठीक है, तो लैप्टोटीन में हमें क्या देखने को मिलता है? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट आई हैव टू स्विच अ कलर। कॉम्पैक्शन ऑफ ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, दैट इज टुवर्ड्स अ जाइगोटीन। दैट इज अ जाइगोटीन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो इसको हम पहले पढ़ते हैं कि जाइगोटीन में होता क्या। जाइगोटीन में इस स्टेज में हमें देखने को मिलता है पेयरिंग होने लगती है। ठीक है, जिसे हम साइनेप्सिस कहेंगे। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द स्टेज इंडिकेट्स दैट द क्रोमोसोम साइनोप्सिस इज अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ये जो क्रोमोसोम की साइनेप्सिस हो रही होती है ये किसकी वजह से होती है? जब फॉर्मेशन होता है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जिसका नाम होता है साइनोप्टिनल कॉम्प्लेक्स। साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की जब फॉर्मेशन होती है तो वहां पे हमें क्रोमोसोम की साइनोप्सिस देखने को मिलती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसे हम बाइवेलेंट और टेट्राड कहेंगे। ठीक है, जो कि ज्यादा विजिबल कहाँ देखने को मिलता है? इन अ नेक्स्ट स्टेज में। तो ये जो पहली दो स्टेज होती है जाइगोटीन की, प्रोफेज वन की जो पहली दो स्टेज होती है वो एज कंपेयर टू अदर टू थोड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। तो जाइगोटीन में हमें क्या देखने को मिलेगा? जाइगोटीन में हमें साइनेप्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसका भी फॉर्मेशन होता है। इसके बाद और क्या देखने को मिलता है? बाइवेलेंट एंड टेट्राड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। ये जो हमारा बाइवेलेंट और टेट्राड है ये हमें अगली स्टेज पे ज्यादा अच्छे से दिखता है, दैट इज अ पैक्टीन की बात करें तो पैक्टीन में हमें 4 क्रोमैटिड्स दिखेंगे ईच बाइवेलेंट में, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट डिफरेंट होते हैं और टेट्राड की तरह दिखते भी हैं। इसमें जो हमें देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है रिकॉम्बिनेशन नेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। एट दिस साइड हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में। ठीक है, यहाँ पे हमें क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस लिए किया जाता है? ताकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो सके दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो कौन सा एंजाइम होता है? दैट इज अ रिकॉम्बिनेज। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? लीड्स टू अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ टू सेट ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन जो हो रही होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में वो कैसे कंप्लीट होती है? कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ पैक्टीन। लीव द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है जिसको लिखते हैं पहले। दैट इज अ पैक्टीन। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है एक तो बाइवेलेंट और जो टेट्राड होते हैं
वो अच्छे से यहाँ तो फॉर्म्ड होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन रेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, दैट इज अ क्रॉसिंग देखने को मिलती है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, जो कि किसके बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, बिटवीन टू सिस्टर टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो दो सिस्टर नहीं होती है उनके बीच में, टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और क्या देखने को मिलता है, एंजाइम देखने को मिलता है जो क्रॉसिंग ओवर कराता है, दैट इज अ एंजाइम कॉल्ड रिकॉम्बिनेस। रुक जाओ, ये तो आपको लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। अब दिख रहा है। तो एंजाइम कौन सा होता है, दैट इज अ रिकॉम्बिनेस। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसका ये दिखते कैसे, मैं बता देती हूँ। ये देखो मैं बताती हूँ, 20 क्लियर। इसके ऊपर ना एक ना आई थिंक टॉपिक बना देंगे जिसमें मैं अपने हाथ से समझाऊंगी ना, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी जस्ट हम रीडिंग कर रहे हैं ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो दो है रेड रेड वाले, ये होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर हम इस ग्रीन की और इस रेड की बात करें तो ये हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आ गया कि इनके बीच में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कैसे होते हैं, अब आ जाएगा अच्छे से समझ। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं डिप्लोटीन की। तो जो हमारा डिप्लोटीन होता है, यहाँ पे हमें डिसोल्यूशन देखने को मिलता है, सिनाप्टोइनम कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म्ड हुआ होता है उसका डिसोल्यूशन होने लगता है। तो जो हमारी रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम है बायोवेलेंट के, वो अलग अलग होने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिवाय क्रॉसिंग ओवर की साइड को छोड़ के बाकी सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम चियाजमाटा कहते हैं। बहुत सारे oocytes में, सम वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन जो होती है वो मंथ और ईयर्स तक रहती है। अगर हम फाइनल स्टेज की बात करें, दैट इज अ फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1, तो वो डाइकाइनेसिस होती है। यहाँ टर्मिलाइजेशन होता है कियाजमाटा का। ड्यूरिंग दिस फेज जो क्रोमोसोम होते हैं वो अच्छे से कंडेंस हो जाते हैं, मियोटिक स्पिंडल जो होता है वो असेंबल हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट होने के लिए। और जब ये डायोकाइनेसिस का एंड हो रहा होता है तो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होने लगता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाती है और डाइकाइनेसिस किस में जाने लगता है, मेटाफेज की तरफ जाने लगता है। तो इस मेटाफेज 1 में हमें क्या देखने को मिलता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ आने लगेंगे। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं अपोजिट पोल्स के, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर वो है, वो अटैच होने लगेंगे काइनेटोकोर के होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ में, लाइक दिस। ये प्रोफेज 1, ये हुआ हमारा मेटाफेज 1। ठीक है, फिर ये सेपरेट होने लगेंगे एंड दिस इज अ टीलोफेज 1। ठीक है, तो अब अगर हम एनाफेज 1 की बात करें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, वो जो 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे वो आपस में अलग हो जाएंगे, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ठीक है,
किससे एसोसिएट रहेंगे, सेंट्रोमियर के साथ ही जुड़े हुए। सिर्फ जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि ये हमारे दो सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये दो अलग हो जाएंगे और ये दो अलग हो जाएंगे। बाकी ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ये इनके साथ ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। इसके बाद जो टीलोफेज 1 है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस दोबारा से आ जाएंगे, साइटोकाइनेसिस फॉलो होगी और यहाँ पे डायाड्स ऑफ सेल्स बनेंगे। ठीक है, डायाड्स ऑफ सेल मतलब दो सेल्स बनेंगे। ऑल्दो इन मैनी केसेस क्रोमोसोम्स जो है वो डिस्पर्जन में चला जाते हैं एंड दे डू नॉट रीचेस द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। ये जो स्टेज होती है, द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन, उसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। मतलब M1 मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। इंटरकाइनेसिस के बाद क्या आता है, प्रोफेज 2 आता है, as much similar प्रोफेज देन अ प्रोफेज 1। तो जो हमारा प्रोफेज 1 है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है और जो प्रोफेज 1 है वो प्रोफेज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो प्रोफेज 2 है वो बिल्कुल प्रोफेज की तरह ही है, प्रोफेज 1 की तरह नहीं है। ठीक है, प्रोफेज किसका, मेटा वो माइटोसिस का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। जो प्रोफेज 2 है वो प्रोफेज से मैच करता है, किसके प्रोफेज से, जो हमने माइटोटिक डिवीजन का प्रोफेज पढ़ा है, और प्रोफेज 1 तो किसी से भी मैच नहीं करता। ठीक है, तो प्रोफेज 2 की बात करें तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के इमीडिएटली बाद इनिशिएट हो जाएगा, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो फुली इलोंगेटेड होते हैं। मियोसिस इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, जो हमारा मियोसिस 2 होता है वो थोड़ा थोड़ा माइटोसिस की तरह ही होता है। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाएगी एट द एंड ऑफ प्रोफेज 2 और जो क्रोमोसोम है वो दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। मेटाफेज में क्या होगा, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे चले जाएंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है अपोजिट पोल्स के जो स्पिंडल के साथ है वो अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर्स की सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ। एनाफेज की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रोमियर भी स्प्लिट होने लगेगा, जो बचा हुआ था ना सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, वो यहाँ पे सेंट्रोमियर भी स्प्लिट होने लगेगा, जो कि सिस्टर क्रोमैटिड को एक साथ पकड़े हुए थे, होल्ड करे हुए थे। तो सेंट्रोमियर अगर यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा और अलाउ करेगा कि वो अपने अपने पोल्स की तरफ जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज अ प्रोफेज 2। ये मेटाफेज 2 सारा ज्वाइंट हो गया, ये एनाफेज 2, ये अपने अपने सेंट्रोमियर यहाँ स्प्लिट हो गया। पहले वाले में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए थे, लेकिन अब की बार सिस्टर क्रोमैटिड भी सेपरेट हो गए क्योंकि जो हमारा सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट हो गया। फिर टीलोफेज में जब मियोसिस जो है वो टीलोफेज में एंड अप हो जाएगी, जहाँ पे दो क्रोमोसोम्स के ग्रुप बन जाएंगे जो कि अगेन 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 क्या हो जाएंगे, एनक्लोज हो जाएंगे बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पे हमें फिर साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगी जो कि फॉर्मेशन करेगा टेट्राड ऑफ सेल्स, जहाँ पे हमें 4 डिप्लॉयड सेल्स देखने को मिलेंगे। जो हमारा टीलोफेज 1 था वहां पे हमें डायाड्स ऑफ सेल मिले थे। ठीक है, 2 सेल्स मिली थी ना, टीलोफेज 1 दैट इज अ डायाड ऑफ सेल, और अगर हम टीलोफेज 2 की बात करें दैट इज अ टेट्राड ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि ये कंजर्व करता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम के नंबर को ईच स्पीशीज में और अचीव करता है बहुत सारी जनरेशन तक इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन दो द प्रोसेस इज पर पैराडॉक्सिकली। तो जो इसमें क्रोमोसोम के नंबर का रिडक्शन हाफ हो जाता है, इट आल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए वेरिएशन का होना बहुत जरूरत है, अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो इवैल्यूएशन का हमें पता ही नहीं चलेगा।
तो यहाँ से हमें मियोसिस का भी पता चल गया है कि ये कंजर्व करता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम को। इसके अलावा जो मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलती है हाफ, वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से। और जो हमारा वेरिएशन होता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। तो यहाँ पे हमारा मियोसिस के साथ ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। दैट इज अ सेल साइकिल एंड अ सेल डिवीजन। पूरा चैप्टर हमारा यहाँ एंड हो रहा है। हमारा पूरा चैप्टर एंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो हम मोस्ट प्रोबेबली प्लांट फिजियोलॉजी ही पढ़ेंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले हमें मॉर्फोलॉजी ऑफ और एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद वो प्लांट फिजियोलॉजी वहां से वो स्टार्ट करनी चाहिए। तो जैसा होगा मैं बता दूंगी। तो हमारी यहाँ यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो हमारी मॉर्फोलॉजी या फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पे आएगी। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर। If you have any doubt on any topic, please let me know. You can message me on an Instagram as well as you can message me on a Telegram also, or even you can comment me on a YouTube. So here am I ending my video. I hope everyone is liking my video. Thank you so much for your love and support. Thank you once again and have a nice day.